मैं सोनवीर यादव। आज हम बात करेंगे एक नए बयान के ऊपर जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने उदयनिधि स्टालिन ने कहा है जो सनातन धर्म है उसकी तुलना जो है कोरोना से की है और कहा है कि इसका खात्मा हम करके रहेंगे। इंडिया गठबंधन जो हुआ है, इस तरह के बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, तो उसी के लिए लोगों से जानेंगे उनकी राय कि क्या इस तरह के बयान आते रहे तो क्या वो समर्थन करेंगे। सर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है सनातन धर्म के बारे में, तमिलनाडु के जो गठबंधन के प्रतिनिधि हैं। देखिए, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने जो भी बोला, सबसे पहली बात तो उनको खुद को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर में कि एक हिंदुस्तान में रहकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी जो आज हिंदुत्व को इतना प्रमोट कर रही है और वो उन जैसे नेता, मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा वो लोग नेता बना कैसे देते हैं इन जैसे लोगों को, जिनको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं अपनी कौम, जो बंदा अपनी कौम का नहीं हो सकता, जो बंदा हिंदुत्व का नहीं हो सकता, जो बंदा सनातन का नहीं हो सकता, वो आप ये लगा लीजिए वो दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। और जो उन्होंने कोरोना से तुलना करी है तो बहुत ही गलत है ये चीज़ कि उन्होंने कोरोना से ऐसी इस एक महामारी के साथ में सनातन को तुलना कर दिया। मैं आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ, वो तो हिंदुस्तान है कि उनको अभी तक, वरना यही चीज़ अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके या किसी अपने मुस्लिम कंट्री में जाके अगर उनके कौम के बारे में बोलते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आज की डेट में वो अभी तक बिहाइंड द बार्स होते। वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया अलायंस बना रहे हैं, ये प्रेम का प्रतीक होगा, और इधर एक तरफ वो सनातन धर्म को गालियां बक रहे हैं। उनको पूछिए उन्होंने आज से पहले कभी ज़िंदगी में कभी प्रेम का गठबंधन तो छोड़े, खुद को कभी आज तक प्रेम करा है? जो बंदे अपने राजीव गांधी जी उनके खुद के सगे नहीं हो सके, वो इस देश के क्या सगे होंगे? क्या लगता है उनका ये प्रेम काम नहीं आएगा? वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं काम आएगा। 2024 में बीजेपी और ज़्यादा सीटों के साथ में और भारी बहुमत के साथ में जीत कर लेकर और हम इस देश को और आगे तक लेके जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने के लिए। मेरे को ये बताओ, भारत टूटा कब था? भारत तो तब टूटा था जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था। पहले पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब हमारे साथ में हुआ करते थे। इनकी गंदी टुच्ची राजनीति की वजह से सारे के सारे देश अलग कर दिए। नेहरू जी की ये राजनीति हुई थी, जिन्होंने उस टाइम पे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में उन्होंने देश को गुलाम अलग अलग करवा दिए थे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमने मोदी जी की हालत खराब कर दी है, वो एकदम सकपकाए हुए घूम रहे हैं, हम पूरी सीटें लेके आ रहे हैं। आप एक बात बताओ, इंडिया गठबंधन तो बोल रहा है, क्या बीजेपी की तरफ से आज तक कभी भी ये बोला गया कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमेशा जो होते हैं ना, मतलब मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि भौंक रहे हैं वो खाली, बस वो खाली भौंक रहे हैं। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसीलिए लेके आए हैं वो। उनको नॉलेज नहीं है, मैं आपको बताऊं, नॉलेज ज़ीरो है। मैं बताऊं, मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा सर? फ़ायदा ये होगा कि सबको एक ये पता चलता रहेगा कि हमारा एक नेशन है, आप एक ही जगह पे अपना तरीके से अपना एक ही इलेक्शन दे सकते हैं, एक ही वोट दें और अपना एक समर्थन, एक अच्छी पार्टी को समर्थन करें। ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं आई सर? वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो समय का बचत होगा। देश में कोई इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है उस चीज़ से, पैसे का बचत होगा। आज इलेक्शन पूरे साल 12 के 12 महीने में हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन और इलेक्शन की वजह से आम जनता कितनी त्रस्त होती है, कितने नुकसान होता है देश को। कह रहा है इससे जो पैसा बचेगा ये अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। वो तो देखो, आम जनता फिर भी इनके पास में, ओपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं है। अडानी और अंबानी जब कांग्रेस थी तब भी अडानी अंबानी थे। अडानी अंबानी 9 साल से तो आए नहीं है, इससे पहले से अडानी अंबानी है और ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया। मोदी जी ने सारे मुद्दे इनके अपने कब्जे में कर लिए, इसलिए इनके पास कुछ है ही नहीं। इनका भी हाँ। उस मोदी ये कह रहे हैं अडानी अंबानी। आप मेरे को एक बात बताओ, अडानी अंबानी जो ये लोग कह रहे हैं, वाड्रा जी के बारे में क्या कहना चाहिए कांग्रेस इस टाइम पे? जब ये सरकार के पावर में थे तब वाड्रा जी को इन्होंने अपने अच्छे खासे पैसे, आज एरो सिटी जो दिल्ली की एरो सिटी है कि पूरी ज़मीन वाड्रा जी के वहाँ पे किराए के उनके वो चल रहे हैं, वहाँ पे इतनी बड़े होटल्स आ रखे हैं। उस टाइम पे उसका क्या
उसके क्या वो देंगे ये जवाब, उसका क्या जवाबदाही देंगे? कांग्रेस वाले इस चीज़ की क्या जवाबदाही देंगे जो ये आज अंबानी और अडानी पे उनके पास में आज कमी है क्या? मोदी जी तो अभी 9 साल हुए हैं उनको आए हुए, उससे पहले के पहले जो थे उससे पहले भी अंबानी जो है वो देश का नंबर 1 रईसपति था और आज भी है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि भाई इनके पास, बीजेपी के पास भी मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही काम कर रहा है। उसने क्या कर दिया? उनके टाइम पे करप्शन नहीं होते थे, कोयला घोटाला, 5G 4G घोटाले, उन घोटालों का आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हमारे मोदी जी, मैं एक बात जानता हूँ, आज 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो हर रविवार को देश की जनता से कनेक्ट करता है। कोई प्रधानमंत्री आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ इस देश के अंदर में। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आज हमारे को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और अगर आज भी हमारी देश की जनता नहीं जगी तो इस हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। उनका कहना, विपक्ष पार्टी का ये भी कहना है कि ईडी और सीबीआई को अपनी जेब में रख के चलते हैं, जिसे चाहे छापे लगवा देते हैं। इनके टाइम पे जब वाड्रा जी के केसेस चल रहे थे तब ईडी और वो सीबीआई उनके जेब में नहीं थी, तब सीबीआई जेब में नहीं थी उनके। जो आज ये इतना बोल रहे हैं कि मोदी जी, देखो सीधी सी बात है, राहुल गांधी जो है उनको पास में मुद्दे, जैसा कि बताया कि मुद्दों की कमी है, वो एक ही पे लगे हुए कि भाई बीजेपी को, उनको ये पता है कि बीजेपी हिंदुत्व को प्रमोट करती है, तो उनको ये लग रहा है कि वो माइनॉरिटी की जितनी कम्युनिटीज है उनके साथ में हाथ मिलाया जा रहा है। क्या लगता है, जैसे हिंदू राष्ट्र को लेके कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्म और बाकी जो लोग सांप्रदाय के लोग हैं, देखो हमारी जो कंट्री है उसमें जो हमारा संविधान है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, और उसके अंदर में सारे धर्म जाति, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके लिए कुछ ना कुछ और सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। ये तो ये इन जैसे नेता हैं जो गुमराह करके रखते हैं आधी से जनता को। आज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं, मैं अगर किसी से भी ये पूछ लूँ कि हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स बता दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कितने लोग बता देंगे मेरे को, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होंगे। उसका कारण खाली एकमात्र यही है कि इन जैसे नेताओं ने कभी उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करा, आगे ही नहीं बढ़ने दिया उस चीज़ को कि लोगों को उनके अधिकार पता चल सके। आज हिंदुस्तान के अंदर में, आज कोर्ट कचहरी के अंदर में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने केसेस, बंदा कोर्ट जाने से डरते हैं कि भाई आधे से ज़्यादा। अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई, हिंदुस्तान के अंदर में 97% जो केसेस ऐसे होते हैं जो वो रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी में लोगों को पता है कि हम यहाँ पे कोर्ट न्यायालय नाम है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं युवा नेता हूँ, मुझे चुना जाए, मैं युवाओं की बात को सुनूंगा, जो बेरोजगारी चल रही है उसको पूरा करूंगा। मोदी जी का तो रिटायर होने का समय आ गया है। उनको बोलो, उनकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, वो भी रिटायर होने का समय आ गया उनका भी, ठीक है। तो उनको क्यों ना बनाए, राहुल गांधी को क्यों ना बनाए? क्या कमी है उनके अंदर? आप एक कमियां देखिए, ऐसी है, कमियां जो होता है वो किसी भी नेता में ये होती है कि भाई आप देश के साथ में कितने कनेक्टेड हैं। राहुल का आइडियल है लालू प्रसाद यादव। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की हालत क्या है, वही हालत आगे जाके राहुल जी की होने वाली है। क्या लगता है, आपको तो पता ही है, राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। उनको मौका क्यों नहीं दे रहे? वो पप्पू है तो क्या करेंगे, वो तो पप्पू है। वो तो कहते हैं कि मोदी जी महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, खर्चे करते हैं, जनता को लूटते हैं। आज हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है, अच्छे कपड़े अब भी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? कि आज हर एक के हाथ में एप्पल का फ़ोन है, तो क्या मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होके अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छी फ्लाइट में नहीं जा सकते, अच्छी कार में नहीं घूम सकते? कैसी बातें करते हो? 80 करोड़ लोगों का राशन दिया जा रहा है, तो फिर तो बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। उनको गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। उनको एक ही काम है, इस समय जातिवाद अच्छी तरीके से फैला दो ताकि 24 में जातिवाद करके जनता को गुमराह कर दे। उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। अब 28 पार्टियां इकट्ठी होकर मुंबई में हैं, आप 28 के व्यूज़ देखो, सारे अलग अलग हैं। वो आपस में, कल आपको पता होगा 4 इकट्ठे अलग हो गए, साउथ वाले अलग हो गए, इधर केजरीवाल जी अलग हो गए, केजरीवाल वहाँ से निकलते ही केजरीवाल जी सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आप एक दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। एक बात, चलो आप केजरीवाल की बात कर लीजिए, जो दिल्ली जहाँ हम खड़े हैं, कनॉट प्लेस, हार्ट दिल्ली की दिल पे खड़े हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने क्या करा दिल्ली के लिए, आप बता दो। शिक्षा का स्तर सुधारा। शिक्षा का स्तर
आप जाके देखो अच्छी तरीके से, ये मीडिया में बोलने से शिक्षा का स्तर कहाँ पे सुधरा हुआ, आप ये बताइए। शिक्षा का स्तर पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा, हम तो पढ़े लिखे हैं। शिक्षा का स्तर पहले अच्छा, 24 में कौन रहेगा? 24 में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जितने पहले थे ना, उससे अभी ज़्यादा दम खम के। डिमांड योगी जी की हो रही है। योगी जी देखिए, पहले मोदी जी को पहले हम अच्छी तरीके से मजबूत, योगी जी आएंगे तो अच्छी तरीके से और मजबूत कर देंगे।